और जो कुछ पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले बेशर्म और निर्लज्ज और कुल कलंक हैं। आखिर क्या कारण था कि ज्योति और कहीं नहीं गई, गुलमर्ग नहीं गई, केवल पहलगाम ही क्यों गई? आज ही कश्मीर गवर्नमेंट ने 3-4 लोगों को बर्खास्त किया है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जिस तरह से भारत में जासूसों के बारे में आए दिन नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं, और ऐसी स्थिति जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच इतना तनाव है, संघर्ष है, ऐसे में ये जासूस कौन कौन सी जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचा रहे थे, भारत का कितना नुकसान कर रहे थे, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए एक बेहद खास मेहमान, यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पहला ये कि आज एक जासूस बारे में जानकारी नहीं आई है, एक बार से नाम सिंह है 3 दिनों की कस्टडी में भेजा जा चुका है। इसका यूट्यूब से और बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी तक पहुंचाने का यह काम कर रहा था। सबसे हैरानी की बात यह है सर कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूट्यूबर से लेकर एक कबाड़ वाले तक ये जो जासूसों का नेटवर्क पता चल रहा है, इसे देखकर तो सब हैरान हैं कि ये हो क्या रहा था। जी नमस्कार, बड़ी कृपा की कि आपने याद किया इस महत्वपूर्ण प्रकरण पर। और आपके निष्कर्ष बिल्कुल सही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब तलाशी होना शुरू हुई तो एक ढूंढो हजार मिलेंगे। पहले चरण में 4 प्रदेशों में 12 मिले और उसके बाद तो आए दिन प्रतिदिन 2-4 2-4 2-4 एक पेड़ हिलाइए तो पाकिस्तान के जासूस निकल के आ रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष, यूट्यूबर निकल रहे हैं, यहां तक तो बात सही है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के नेवल शिपयार्ड के अंदर जूनियर इंजीनियर तक और इस तरीके के तमाम लोग, यानी लोअर स्ट्रेटा के लोग और विशेषकर युवा, इस तरह के अगर आप देखें, कोई दलित से ईसाई बना वो आया, सिख आया, ज्योति मल्होत्रा आई, और ये अभी आपने जसवीर की बात की, इस तरीके के लोग आए। अब यूट्यूबर होने में देखिए कई लाभ हैं। वो न सिर्फ जाकर के बेखौफ होकर के जाकर के वो वीडियोग्राफी कर सकता है, सामान्य व्यक्ति हम आप जाएं तो पूछेंगे आप फोटोग्राफी क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। लेकिन यूट्यूबर को एक एलिबाई से मिल जाता है, एक अभयदान मिल जाता है। और यूट्यूबर को लाभ क्या मिलता है? जो सब्सक्राइबर आते हैं वो उनकी प्रतिभा के अनुरूप नहीं, वो आईएसआई उनको दिलवाता है। जो चीज कॉमन है, दोनों यूट्यूबर्स की आपने बात की, दोनों पाकिस्तान एम्बेसी में रेगुलर विजिटर थे। पाकिस्तान नेशनल डे पे ज्योति भी जाती थी, ये भी हजरत जाते थे। इसके अलावा 3 बार ये भी पाकिस्तान गए, पाकिस्तान का आतिथ्य स्वीकार किया। जो अपार वैभव वगैरह जो स्वीकार किया ज्योति ने, अभी इनको भी जब आप कुरेदेंगे तो आपको एक जैसे प्याज की परत दर परत निकल करके आती है इनके मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से। और वहां वहां जा करके इन्होंने वो चित्रण किया जो कि सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण थे। और पाकिस्तान के एम्बेसी के उन्हीं शातिर अधिकारियों के साथ इनका भी संबंध था। अब बात आती है नेवल वाले को भी देख ले, कुछ कुछ ऐसे ही। अब इसकी 4 खिड़कियां हैं जासूसी की। खिड़की नंबर 1 पैसा, पैसा लो काम करो। खिड़की नंबर 2 हनी ट्रैप, यानी प्रलोभन से, जैसे आपका ये जो सीआरपीएफ का एएसआई था वो भी इस मूर्खता को कर चुका। जो नेवल शिपयार्ड का जो था वर्मा, उसने भी यही मूर्खता की कि हनी ट्रैप में फंस करके और एक अपने तरीके से शिपयार्ड में बैठ करके उसने जासूसी की। और जासूसी करने के बाद आपके सामने परिणाम आपके सामने है। अब परिणाम अगर सामने है तो क्या ये हम मान लें कि आप इंजीनियर हैं, नेवल का काम देख रहे हैं, आपको मालूम नहीं कि आप आग से खेल रहे हैं और हनी ट्रैपिंग कैसे की जाती है? ये सारे देश में, और अब तो मैं ये भी कहूंगा इसी आपके चैनल के माध्यम से कि हनी ट्रैप से कैसे बचे, अनभिज्ञ और अनजान लोगों को जो संवाददाता महिलाएं बन रही हैं उनसे कैसे अपने को दूर करें, ये तमाम चीजें ऐसी हैं। अब हम तीसरी खिड़की बता रहे हैं, पाकिस्तान एम्बेसी जाकर के इस तरीके का प्रलोभन लेना, मुफ्त की यात्रा करना, मुफ्त के टिकट, जैसे कि ये हजरत और ज्योति मल्होत्रा ने किया। और चौथा, जो जिहादी माइंडसेट होता है गजवा हिंद करने के लिए, एक चौथी खिड़की है। इन 4 खिड़कियों को हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, इनको चाहिए कि इसको पूरी तरीके से प्लग करें। जो संदिग्ध मूवमेंट है, और क्या जरूरत है, आप इतने वरिष्ठ, आप एडिटर हैं, क्या आप पाकिस्तान एम्बेसी कभी गए? आपको दावतनामा मिला? मुझे तो आज तक नहीं मिला। और मैं समझता हूं कि इस तरीके के लोग जो जा रहे हैं पाकिस्तान एम्बेसी निरंतर जाना, पाकिस्तान निरंतर जाना, ये सस्पिशस एक्टिविटी में आता है। और ऐसे लोगों का पूरा बैकग्राउंड खंगालना चाहिए। ये अकस्मात धनाढ्य कैसे हो गए, अकस्मात इनके फॉलोअर कैसे मिल गए। और ये जिन हजरत की आप फोटो आज दिखा रहे हैं, निहायत शातिर दिमाग के और गजवा हिंद के सबसे बड़े अलमबरदार यही हैं। और ये भी टच में थे, और इनके द्वारा ये ज्योति मल्होत्रा और ये जो आज की आपने बात की है पंजाब के व्यक्ति की, ये इनके तो संबंध स्थापित हो चुके हैं। लेकिन एक पैटर्न उभर के सामने आ रहा है,
पाकिस्तान एम्बेसी से टच में सब थे। पाकिस्तान एम्बेसी से ये तो प्रलोभन मिला, या हनी ट्रैप का मिला, या पाकिस्तान भ्रमण की और अन्य विलासिता की सामग्रियां मिली, या वीजा के चक्कर में प्रलोभन दे करके धन प्राप्त किए गया और उसी धन से इन लोगों को मालामाल किया गया। पर विक्रम सिंह साहब, इसका मतलब तो भारतीय एजेंसियां चूक गई, बहुत बड़े स्तर पर चूक हो गई। कोई पाकिस्तान एम्बेसी भी जा रहा है, पाकिस्तान की यात्रा भी 3-3 4-4 बार कर रहा है, हाई कमीशन के लोगों के संपर्क में भी है, व्हाट्सएप पर जानकारियां भी देता है, सोशल मीडिया से चैट भी करता है, सेंसिटिव वीडियो अपलोड भी कर देता है, और एजेंसियों को कुछ पता नहीं चला। ये तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सख्ती हुई तो अचानक इतने सारे लोग पकड़े जाने लगे, जबकि एजेंसियों का तो यही रूटीन काम है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एजेंसी का रूटीन काम है, लेकिन गति में आए ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने भी देखा होगा, गौर किया होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एकदम से टॉप गियर पे गाड़ी चलने लगी, और जो स्लीपर सेल थे, जो अवेक सेल हो गए, उनको मटियामेट करने में कार्य। इसको मैं कहता हूं कि शायद अपने इंटेलिजेंस और एंटेना को और उच्चीकृत करना चाहिए था। आपको यह भी मालूम होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में ये बात प्रकाश में आई, आज ही कश्मीर गवर्नमेंट ने 3-4 लोगों को बर्खास्त किया है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, और जो वहां पर घोड़े चलाने वाले थे और ये जो आपका बेचते हैं, क्या कहते हैं, भेलपुड़ी वगैरह, ये तमाम उनके मुखबिर वहां मौजूद थे। हम बेहतर कर सकते थे, लेकिन मैं इसको असावधानी नहीं कहूंगा, चूक नहीं कहूंगा। मैं ये चाहता हूं कि एक जो लेवल ऑफ अलर्टनेस था, हमारी खुशफहमी हो सकती है कि हमको और ज्यादा काम करना चाहिए, तो मैं इसको परामर्श के रूप में कहूंगा कि आपको और ज्यादा सतर्क और सजग रहना चाहिए था। हम देख रहे हैं कि रूस पे किस तरीके से ड्रोन का हमला हो रहा है, किस तरीके से पगड़ा महाराष्ट्र में ये साकिब नाचन के यहां से 44 ड्रोन 2023 में मिले थे, और आज भी उसके पास से आईएसआईएस के झंडे मिल रहे हैं। मैं चाहता था कि थोड़ा और प्रोएक्टिव और आक्रामक होकर के थोड़ा हमारा काम होना चाहिए था, जो कि और अच्छा होगा। और मैं चाहूंगा इन स्केल ऑफ 1:10 हम शायद 3 आउट ऑफ 10 थे 22 अप्रैल के पहले, उस बाद हम हो 6 आउट ऑफ 10 हमें होना चाहिए 20 आउट ऑफ 10, तब हम समझ सकते हैं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य होगी। क्यों ना माना जाए विक्रम सिंह साहब के पहलगाम में हुआ अटैक भी इसीलिए हुआ क्योंकि खुलकर वहां यूट्यूबर घूमते थे। जम्मू कश्मीर की वादियों में तो साहब पिछले साल 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट आए। कौन टूरिस्ट की शक्ल में जासूस था, किसने वीडियो बनाए, किसने बता दिया साहब सिक्योरिटी हो नहीं, किसने बता दिया कि बैसरन घाटी में अगर लोगों को मारना शुरू किया तो वहां पर सुरक्षा बलों को पहुंचने में भी वक्त लग जाएगा और किसी की जान नहीं बच पाएगी। पहलगाम के आतंकी आज तक गायब हैं, उन्हें छुपने और वहां से निकलने का पक्का रास्ता मालूम था। क्यों ना यह समझा जाए कि इन्हीं जासूसों का एक बहुत बड़ा रोल था इस जानकारियों को पहुंचाने में कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की स्थिति क्या है। मैं इसको 100% सही कह रहा हूं, और हम बेहतर कर सकते थे। 2.5 करोड़ पर्यटक तो वहां गए थे और इस साल 5 करोड़ की आशा थी। ये अपनी जगह है, लेकिन उन 5 करोड़ जो पर्यटक थे उनको आपने जा करके भेड़िए की माद में ढकेल दिया और उनको बेमौत मरने के लिए एक अवसर दिया, चरमपंथियों को उनकी हत्या करने का, नृशंस हत्या करने का। लेकिन वहां पर पुलिस का न होना, वहां पर यूट्यूबर्स का जाकर के रेकी करने में सहयोग करना, आखिर क्या कारण था कि ज्योति और कहीं नहीं गई, गुलमर्ग नहीं गई, केवल पहलगाम ही क्यों गई, और कहीं माता वैष्णो देवी क्यों नहीं गई, केवल वहां पे पहलगाम क्यों गई, और पाकिस्तान जाकर के फिर पहलगाम जाना और उन चीजों को शेयर करना। आप मान के चलिए कि जो आपको सामान्य दृष्टि से एक बहुत ही एक औसत एक चित्र और सीनरी दिखाई पड़ेगी, लेकिन चरमपंथी को भागने के रास्ते, पेड़ का घनत्व, सड़क का प्रकार और झुरमुट, अंधेरा कब होता है, अंधेरे में विजिबिलिटी क्या होती है, ये यूट्यूबर के यूट्यूब देख करके सब पता लग सकता है। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला, यूट्यूबर ने इनको फैसिलिटेट किया है, यूट्यूबर ने इनको रोड मैप दिया है, रोड इनका पर्चा आउट किया है। हमारे जो जघन्य हत्याकांड हुआ था, इन यूट्यूबर्स ने हम ये पर्चा आउट किया है। मैं आपके आरोप को और ज्यादा कहता हूं कि और बल देकर कहना चाहिए था। और शर्मिंदगी इस बात की है कि जब वहां पे पर्यटक गए थे, वहां कोई पूर्व अनुमति या पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोई सूचना नहीं, पुलिस अधीक्षक को जानकारी नहीं, हमारी इसी कारण से कोई क्यूआरटी नहीं थी। मैं आज कमी अगर गिनाने लगूं तो मैं, और लेकिन ये समय कमी गिनाने का नहीं है, अपने सुरक्षा बल के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने का है। मैं उनको फिर बधाई देना चाहूंगा, लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा, हम बेहतर कर सकते थे। और बेहतर करने में यह था कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था, क्या हमने जो होटल मालिक थे, क्या ढाबा मालिक हैं, या हमने जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, क्या उनका सत्यापन किया है? क्या हमने जहां पर टूरिस्ट जाते हैं, आज कहीं भी रत जगह होता है, आप जहां का स्टूडियो है, अगर आप रत जगह करेंगे, आप मान के चलिए पुलिस वहां आ जाएगी 2 मिनट में, और बिना पुलिस की इजाजत के अगर आपने रत जगह भी किया
तो पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर देगी। अगर नॉर्मल टाइम्स और टेम्परेचर में पुलिस का इतना सीधा हस्तक्षेप होता है तो कश्मीर में पहलगाम में क्यों नहीं था? जो प्रश्न आपका है यही प्रश्न हमारा भी है। लेकिन संतोष का विषय ये कि भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक में इस बात को स्वीकारा कि हम बेहतर कर सकते थे। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन लोगों के जो चरमपंथी हैं और जो गजवाए हिंद वाले हैं और जो कुछ पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले बेशर्म और निर्लज्ज और कुल कलंक हैं, इनके ऊपर अब कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो कि ऐतिहासिक हो और जो नजीर बने। एक प्रश्न पंजाब को लेकर है और यह बहुत सावधान और सतर्क रहने का समय है कि आपको ऐसा लगता है, क्योंकि पंजाब से सबसे ज्यादा जासूस अब तक पकड़ में आए हैं। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि क्या खालिस्तान मूवमेंट को एक बार फिर से हवा देने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है? ये कोई नई बात नहीं है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी भारत की आर्मी से सीधे तो लड़ नहीं सकती है, वहां तो वो मात खा जाएगी, वहां तो हम उसे मिट्टी में मिला देते हैं। वो पीछे के रास्ते से, आतंकियों के रास्ते से खालिस्तान मूवमेंट को जिंदा करके पंजाब के लोगों का ब्रेन वॉश करके इसे और आगे बढ़ाएंगे। सबसे ज्यादा जासूस यहीं से पकड़े जा रहे हैं। निसंदेह आपको याद हो जनरल जियाउल हक की एक पॉलिसी निकाली थी, किल इंडिया बाय 1000 कट्स, भारत की हत्या 1000 चीरे लगा के करें। और उसके तहत उन्होंने K2 फॉर्मूला निकाला था, यानी खालिस्तान और कश्मीर। खालिस्तान और कश्मीर के तहत आपने बिल्कुल सही, आपका निष्कर्ष है कि खालिस्तान पंजाब के ऊपर विशेष कृपा और विशेष बल वो इसीलिए देते हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ऐसे चरमपंथी और जो कनाडा में जो अज्ञात बंदूकधारियों ने जिनकी हत्या कर दी, और गुरपतवंत सिंह पन्नू जो न्यूयॉर्क में है, इस तरीके के चरमपंथी तत्व वहां विदेश में, और जो खालिस्तान मूवमेंट को हवा देने वाले हैं, उनका शीर्षस्थ व्यक्ति आज भी पाकिस्तान में छुपा हुआ है। और पंजाब का आप देख लें कि वहां पे जो मादक पदार्थों का फिक्र है और वहां पे जो युवाओं को नशा लगाया है, इसके पीछे सीधे आईएसआई का हाथ है। एक तो मादक पदार्थों से जो उनकी बेशुमार आमदनी होती है, और दूसरे हमारा पंजाब की अगर कल्पना करें आज से 50 साल पहले, तो आप अगर कहें कि पंजाब मालूम पड़ता कि भारत की हॉकी की टीम के 7 युवा नौजवान, आपको मालूम पड़ा कि सेना के आधे से ज्यादा नौजवान पंजाब के हमारे सिख थे। आप पंजाब की बात करते तो लहलहाते हुए खेत। आज दुर्भाग्य से पंजाब के बारे में एक बड़ी शर्मनाक फिल्म बनी है, उड़ता पंजाब, और इसकी किसका प्रसाद है? ये आईएसआई की देन है। हम इसे यहां भी बेहतर कर सकते थे, लेकिन चलिए आज हम कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन आपका जो निष्कर्ष है, जो K2 है, खालिस्तान और कश्मीर दोनों को मिला करके अगर करें तो शायद उनकी अभिप्राय या उनकी आपूर्ति हो सकती है। लेकिन ये अभिप्राय कभी पूरा नहीं होगा, ये उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। ये जागा हुआ भारत है, लेकिन जो स्लीपर सेल है उसको डेड सेल करना पड़ेगा। ये भारत को, जो स्लीपर सेल आज अवेक हुए थे, आपने कुछ को तो दस्तयाब किया, गिरफ्तार किया, लेकिन ये स्लीपर सेल, ये डेड सेल होने चाहिए। विक्रम सिंह साहब, देखिए बॉर्डर पर तो सेना संभाल ही लेगी, बेहतरीन काम सेना कर ही रही है, लेकिन देश की इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर क्या आपको लगता है कि अब स्ट्रैटेजी को बदलने का वक्त आ गया है? जिन स्लीपर सेल का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस खालिस्तान मूवमेंट का कर रहे हैं, जिन यूट्यूबर्स का कर रहे हैं, जिन जासूसों का कर रहे हैं, देश की इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर क्या हमें एक नई स्ट्रैटेजी पर काम करना होगा? क्या हम सोशल मीडिया और डिजिटल युग में जितने बड़े परिवर्तन आ रहे हैं, क्या हम उन्हें नजरअंदाज करके चल रहे हैं? क्योंकि अब जासूसी करना, स्लीपर सेल बनना, इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ये बहुत आसान होता चला जा रहा है। निसंदेह इतना सरल, और अर्न व्हाइल यू लर्न। अब जासूसी भी करें, पैसे भी कमाए और हनी ट्रैप भी हो। अब इसके कारण पे पहले जो जासूसी का स्तर था, जो हमारे टूल्स थे, वो बेसिक थे। हर थाने में होता था लापता पाक नागरिक। हमारी नजर केवल जो पाकिस्तान नागरिक भारत भ्रमण पे आए और वो भूमिगत हो गए, उनकी निगरानी, या जो रेगुलर पाकिस्तान और नेपाल आदि जाते थे, जो अकस्मात धनाढ्य हो गए। लेकिन अब जो चलन है, जो आपका इंटेलिजेंस है, वो फील्ड इंटेलिजेंस और ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और आपकी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एनेबल्ड जो इंटेलिजेंस आती है कि आपको पूरे वेब की स्क्रूटनी करनी होगी, वेब पेट्रोलिंग करनी पड़ी होगी, आपको जो भी नेट के ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग हो रहा है, चाहे आपके कितने भी इनक्रिप्टेड मैसेजेस, क्योंकि आपने देखा होगा ज्योति किन चीजों का इस्तेमाल करती थी, स्नैपचैट का कर रही थी, व्हाट्सएप का कर रही थी, सिग्नल का कर रही थी, टेलीग्राम का कर रही थी। तो ये ऐसे मूर्ख नहीं है, ये काफी सीखे पढ़े ये जो है जासूस हैं। तो अगर ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी का स्तर एक जनरेशन आगे होना चाहिए, तभी हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हम बराबरी पे चलेंगे तो ड्रॉ मैच हमें नहीं खेलना है। ड्रॉ मैच में हमारी विजय नहीं होगी। हमारी विजय तब होगी जब हम इनको 0/0 में करें, पूरी टीम को आउट, और हमारे
एजेंसीज डबल सेंचुरी बनाए। और उसके लिए ये जरूरी है कि हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हमें कहीं से आयात करना हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, सर्विलेंस डिवाइसेस हो, सैटेलाइट्स हो, उन सब का इस्तेमाल करते हुए वेब को भी हम सैनिटाइज करें। वेब पेट्रोलिंग हो, साइबर पेट्रोलिंग हो, साइबर पुलिसिंग हो, और ये कोई भी चीज जो हो बाय डिफॉल्ट ना जाए। कोई रेगुलर पाकिस्तान एम्बेसी जा रहा है, हम आपको एक शब्द दे रहे हैं जो अमेरिका CIA यूज करता है, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम, SARS। सस्पिशियस एक्टिविटी आप बना सकते हैं। रेगुलर कोई बांग्लादेश जा रहा है, रेगुलर कोई इज्तिमा करा रहा है, अकस्मात उसकी भाव भंगिमा बदल गई है, अकस्मात वो जिहादी बातें कर रहा है, अकस्मात वो इस तरह की बातें कर रहा है कि हम भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भाई ऐसे लोग स्वच्छंद आराम से कैसे घूम रहे हैं? कैसे किस खुली हवा में आप घूम रहे हैं? भारत आपके पिताश्री का है कि आपके टुकड़े कर देंगे? आप टुकड़े भारत के देंगे, टुकड़े होंगे आपके। और ये भी संदेश बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इस तरीके के जो स्वप्न देख रहा है उसको आना चाहिए कि आजीवन कारावास। और ये आपके पास पूरे अख्तियारात हैं कि कानून का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, चाहे मकोका, चाहे UAPA, चाहे रासुका। ये आपके पास है कि अगर किसी को आप इस तरीके के तत्व हैं, उसका अंतिम संस्कार जेल की सलाह के पीछे होना चाहिए। अब मैं बात आता हूं इसके ऊपर। हमने गिरफ्तारियां तो कर ली, लेकिन क्या हमने ऐसी माकूल सजा आज तक दी? और पाकिस्तान में हमारे देखिए, हमारे जिन लोगों को उन्होंने पकड़ा है उनकी क्या दुर्गत कर रहे हैं। हम उसकी आधी भी यहां पे कर दे भारत में, तो आप मान के चलिए सर्वत्र मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण होगा। लेकिन हम कर नहीं रहे हैं लोकतंत्र के नाम पे। और सर लेकिन जासूसी के नाम पर कोई तो कानून हमारे पास होगा। या तो हमने नया कानून नहीं बनाया, और या तो हमने सख्त सजा देने का प्रावधान नहीं किया। क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं, एक भी ऐसी मिसाल कायम हो जाती कि साहब जासूस को बहुत कड़ी सजा मिली है और उसका बहुत बुरा हश्र हुआ है, तो मजाल है कि कोई ऐसा कर सकता। नहीं, वैसे नहीं, जैसे यूनाइटेड नेशंस के अधिकांश राष्ट्रों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सजाए मौत तक है। और हमको भी ये चीज करनी चाहिए। सजाए मौत नहीं है तो आज कर ले। हमारी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 7 साल है, हमारी UAPA है, लिमिटेड सजा है, NSA में तो केवल 1 साल है। हम सबसे सबको टोटल भी कर ले, फिर भी ये बहुत बड़ी सजा। लेकिन इतना तो हम कर लें। मैं ये नहीं कहता हम पाकिस्तान हो जाए। पाकिस्तान एक छद्म लोकतंत्र है, वहां किसी तरह की न्याय व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ एक न्याय व्यवस्था है, संविधान से चलने वाले हैं। अजमल कसाब को भी हमने वर्षों वर्षों तक पाला, तब जाकर के उसको फांसी हुई। तो हमको नियम से चलना, लेकिन नियम के अंतर्गत जो कानून हमारे हैं उनको और कड़ा करने की जरूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा एक आखिरी प्रश्न है आपसे, भारत की अब पॉलिसी क्या होनी चाहिए, खासतौर से अपने डिफेंस को लेकर के? क्या हमें बजट बढ़ाने की जरूरत है? क्या हमें अपने दोस्त बढ़ाने की जरूरत है जिनसे हम और सहयोग ले सके? क्योंकि ये बड़ा साफ है कि आपके जो पड़ोसी हैं वो बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। आपको धीरे धीरे करके ही सही अपने डिफेंस की जो स्ट्रैटेजी है उसे बदलना तो पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं। और आपने नेपाल और म्यांमार और मॉरिशस का नाम नहीं लिया। इनको भी आप मद्देनजर रखें, क्योंकि इनको रडार पे रखना पड़ेगा। आपने 3 बातें कही। बजट, हाँ, क्वालिटी कम्स एट अ प्राइस। गुणवत्ता के साथ घटिया मान लेंगे तो बजट में आपका जो है लिमिटेड बजट में हो जाएगा, बिना बजट के भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप गुणवत्ता के साथ चाहते हैं, फेल प्रूफ और फूल प्रूफ, तो आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। अपनी ट्रेनिंग बढ़ानी पड़ेगी। अपने नागरिकों को यह समझाना पड़ेगा, प्रत्येक भारतीय नागरिक वो एक पुलिसकर्मी है सादे वस्त्रों में, और प्रत्येक पुलिसकर्मी नागरिक है वर्दी में। तो एक पारस्परिक समन्वय, कम्युनिटी पुलिसिंग, आप देखिए इंफॉर्मेशन के चैनल कितने बढ़ जाएंगे। गुणवत्ता के साथ प्रशिक्षण और अपनी इंटेलिजेंस कलेक्शन को एक दूसरे स्तर पे ले जाना होगा, दूसरे लेवल पे। और अपने मित्रों को बढ़ाना पड़ेगा। सिस्टर एजेंसी जितनी ज्यादा होंगी उतना ही ज्यादा सूचनाएं मिलेंगी, आदान प्रदान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस बेहद अहम और खास बातचीत के लिए आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका।